सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत। चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में आज पुनर्मतदान हो रहे हैं। 15 मतदान केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग हो रही है। इनके नतीजे भी 4 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत चुनाव रद्द करते हुए रीपोलिंग का ये फैसला जिला स्तर पर मतदान केंद्र पर शिकायतों की जांच के बाद लिया। ईवीएम खराबी, बूथ कैप्चरिंग, हिंसक घटनाओं के कारण पुनर्मतदान हो रहे हैं। आज जिन पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग हो रही है उनमें मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ शामिल हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। तो 15 मतदान केंद्रों पर आज रीपोलिंग हो रही है, पुनर्मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल जहां 15 बूथ ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर से यानी कि पुनर्मतदान के तहत वोट डाले जा रहे हैं। जिला स्तर पर शिकायतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है, फैसला लिया है। ईवीएम खराबी, बूथ कैप्चरिंग, हिंसक घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया कि पुनर्मतदान कराया जाए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। और बहुत महत्वपूर्ण ये तमाम सीटें हैं जिस पर दोबारा से यानी कि पुनर्मतदान हो रहा है। तो ऐसे में तमाम तैयारियां चुनाव आयोग ने तो इसके लिए की ही हैं। इसके अलावा लोग भी बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 92% से ज़्यादा वोटिंग हमने देखी थी जब फेज़ 1 और फेज़ 2 का इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद से अब जब ये पुनर्मतदान हो रहा है तो देखना होगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और पश्चिम बंगाल की ये सीटें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि इनको टीएमसी का गढ़ भी कहा जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है यहाँ, ये आने वाले 4 मई को तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं वो यहाँ पर बड़े स्तर पर किए गए हैं। और बड़ी बड़ी लाइनें, लंबी लंबी लाइनें भी जो लगती हुई नज़र आ रही हैं। सुबह से ही अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि एक बार फिर से अगर पुनर्मतदान भी हो रहा है तो वहाँ पर भी लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहां पर आज पुनर्मतदान हो रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। मोगराहाट पश्चिम के 11 पोलिंग बूथ हैं जहां पर रिवोटिंग हो रही है। बूथ नंबर 46 उत्तर एयरपुर एफपी स्कूल, बूथ नंबर 126 नाजरा एफपी स्कूल, बूथ नंबर 127 नाजरा एफपी स्कूल, बूथ नंबर 128 देवला एफपी स्कूल और बूथ नंबर 142 घोला नोआपाड़ा गर्ल्स हाई मदरसा इसमें शामिल है। 230 बहिरपुआ कुरकुरिया, 117 बगदा जूनियर हाई स्कूल, 194 क्रमांक बूथ, 46 उत्तर एयरपुर एफपी स्कूल, 126 नाजरा एफपी स्कूल। ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर आज पुनर्मतदान कराया जा रहा है। 142 घोला नोआपाड़ा गर्ल्स हाई मदरसा, 214 एकतारा मलया एफपी स्कूल। ये मोगराहाट पश्चिम की ये जो 11 पोलिंग बूथ हैं उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मतदान है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इसके अलावा डायमंड हार्बर की बात करें तो जहाँ पर 4 पोलिंग बूथ हैं, तो साफ तौर पर ये जो पोलिंग बूथ हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए दोबारा से जब ये पुनर्मतदान हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो करते हुए नज़र आ रहा है। मोगराहाट पश्चिम की ये 11 पोलिंग बूथ जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी पर लगातार जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सौरभ दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ, साफ तौर पर देखें तो सुबह 7 बजे से जब ये शुरुआत इसकी हो चुकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो मतदान है उसमें भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तैयारियां वहाँ पर नजर आ रही है चुनाव आयोग द्वारा, और क्या कुछ हलचल अभी तक वहाँ पर देखी गई है इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको निष्पक्षता के साथ आगे रखने में और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में? गौरव, देखिए अभी जो 15 बूथों पर पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। लोगों का लाइन भी वहां पर बूथों के सामने देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे हम खबर हमको मिल रहा है। इसके साथ ही आगे चल के देखना पड़ेगा कि जो प्रतिशत वोटदान 29 अप्रैल को हुआ था उसी तरह की मतदान इस बार भी होता है या नहीं है। ज्यादातर के देखा जाता है कि दूसरी जब मतदान के वक्त जब रिपोल होता है, रिपोल में परसेंटेज उतना होता नहीं है, लेकिन इस बार देखने को ये मिलेगा कि रिपोल के बूथों में भी कितना परसेंटेज रहा, क्या वही तेज पकड़ कर चला जैसे दूसरी चरण में था,
और एक बात है कि इसमें जो 15 जो बूथे हैं, यहाँ पे मतदान क्यों करना पड़ा? मतदान करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ईवीएम के साथ छेड़खानी किया गया था, या फिर टेप लगाने की आरोप था, या फिर इतर लगाने की आरोप था। तो उस सारी बातों को लेकर फुटेज को जांचा गया, स्क्रूटनी किया गया। स्क्रूटनी करने के बाद इन जो रिकमेंडेशन यहाँ से सीओ ऑफिस से भेजे थे, इसके बाद दिल्ली के ईसीआई ऑफिस ने इन 15 बूथों में रिपोल करने के लिए कहा है। और फलता की जो रिपोल है वो अभी भी उसका रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि इससे नतीजे क्या होंगे, नतीजों का कितना हेरफेर होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि डायमंड हार्बर जो क्षेत्र है वो अभिषेक बनर्जी की वहां से अभिषेक बनर्जी सांसद है, और डायमंड हार्बर के लीड को लेकर वो हर बार एक दावा करते हैं कि इतने लीडों से वहां से जीता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये देखने को है डायमंड हार्बर की, इन दोनों क्षेत्रों में अगर आप पकड़ लीजिए, बगराहट पश्चिम और डायमंड हार्बर, कि वो जो लीड लोकसभा के वक्त मिला था, 7 लाख का लीड, 3 लाख का लीड, 4 लाख का लीड, और लीडों का जो दावा होता है कि इस बार और भी लीड लेंगे, वो लीड बाकी ही पब्लिक का समर्थन था। ये पब्लिक बोलती थी ये लीड लीड, या फिर पब्लिक के नाम पर उसको डलवाया जाता था। ये सारी बातें इस चुनाव में काफी अहम है। सौरभ, इसके साथ में आज जो रिपोलिंग हो रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या वो और भी सख्त की गई है, और भी बढ़ाई गई है सुरक्षा बलों की तैनाती? और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन वेबकास्टिंग के जरिए आज जो पुनर्मतदान हो रहा है उसकी भी निगरानी करता हुआ नजर आएगा? स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता से हम लोगों ने कल बात किए थे, तो तब उन्होंने कहा कि रिपोल जैसे चुनाव के वक्त पोल के वक्त जैसा फोर्स डिप्लॉयमेंट था, रिपोल के वक्त भी इन 15 बूथों के लिए सुरक्षा की तैनात किया जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वहां पे रिपोल हो रहा है, वहां पर गड़बड़ी हुआ था, इसलिए रिपोल हुआ है। तो वोटर के भीतर कहीं किसी तरह की डर ना रहे, वो भय मुक्त होकर फिर से रिपोल करे, इसको निश्चित करने के लिए चुनाव आयोग वहां पे कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था करेगा। ऐसा ही वादा किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि ऑब्जर्वेशन, हाँ, कंट्रोल रूम के जरिए जैसे पहली दफा और दूसरी चरण में सब मॉनिटर किए गए हैं, इस बार भी वो मॉनिटर जारी रहेगा, और डीओ ऑफिस से भी वो मॉनिटरिंग चलेगा। मॉनिटरिंग है, फिर ना रिपोल हो रहा है तो फिर मॉनिटरिंग रहेगा, मॉनिटरिंग तो हर वक्त रहेगा। बिल्कुल। सौरभ, साफ तौर पर देखें तो इसको टीएमसी का गढ़ भी कहा जाता है, ये जो जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं और जिन सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, कितनी अहमियत ये रखते हैं अब की बार ये पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में? क्योंकि 4 मई को जब रिजल्ट इसका सामने आएगा तो साफ तौर पर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से देखें, वोट शेयरिंग को लेकर और वोट प्रतिशत को लेकर ये कितना बड़ा अपना योगदान देता हुआ नजर आता है पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में? गौरव सन्ना, देखिए ये जो वोट हो रहा है यहाँ पे एक एक वोट महत्वपूर्ण है, ऐसा ही माना जा रहा है। क्योंकि ऐसा है इसीलिए ये जो दूसरी चरण के बाद 4 दिन का जो फेज रखा गया है, आज तीसरा दिन चल रहा है, और 48 आवर्स और 24 घंटे के बाद ही गणना शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी, रुझान आने, रिजल्ट आने शुरू हो जाएगा। तो इसके चलते एक एक वोट काफी अहम है। तो इसीलिए मैं जो बात बार बार चुनाव आयोग भी देखना चाहती है कि इस बार की बंगाल की वोट चोरी को लेकर बंगाल में जो आरोप है, वोट हिंसा को लेकर जो आरोप है, उन सारे आरोप से बंगाल को मुक्त कर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की चुनौती को लेकर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मैदान पे खड़ा उतरा था। और दूसरे चरण के बाद भी, पहले चरण की बात कोई रिपोल की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे चरण के बाद भी वो एक भी दाग नहीं रहे। इसीलिए चुनाव आयोग ने ये रिपोल का व्यवस्था की है, क्योंकि चुनाव आयोग को दाग अच्छे नहीं लगते हैं।
बिल्कुल, किसी तरह की कोई भी शिकायत अगर आती है तो निर्वाचन आयोग ने पूर्व में ही तैयारी की थी कि रीपोलिंग कराई जाएगी, और जिस तरह की शिकायतें सामने आई तो उसको हम देख रहे हैं कि पुनर्मतदान आज कराया जा रहा है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव से शुरू से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन हालात ये है कि अब मतगणना से पहले एक मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। टीएमसी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि 4 मई को मतगणना वाले दिन केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में क्यों नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे में टीएमसी का कहना है कि इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, जो निष्पक्ष वोट गिनती प्रक्रिया के खिलाफ है। पहले चरण के मतदान से ही ममता बनर्जी चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा रही है। कल स्ट्रांग रूम को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद देखने को मिला। बहरहाल आज के केस की सुनवाई के लिए सीजेआई ने 2 जजों की स्पेशल बेंच गठित की है, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची शामिल हैं। तो सुप्रीम सुनवाई में जो मुद्दा है वो क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। बंगाल चुनाव की मतगणना से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसमें तृणमूल पार्टी की याचिका जो है वो दायर है, जिस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मतगणना के लिए इलेक्शन कमीशन के आदेश को चुनौती दी गई है और कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जब ये फटकार भी लगाई थी तो काउंटिंग टेबल पर केंद्र सरकार, पीएसयू कर्मचारी क्यों है, ये मुद्दा उठाया गया है टीएमसी के द्वारा। राज्य सरकार के कर्मचारी बाहर क्यों, ये इस तरह के सवाल उठाए गए हैं, जिस पर आज सुप्रीम जो सुनवाई है वो होनी है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी भी इस पूरे मामले को लेकर के देखने में आई। चुनाव आयोग को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से कहा था। केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों में भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। इलेक्शन कमीशन का निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी है, ये बात भी अपनी टिप्पणी के जरिए कही गई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का चयन पूरी तरह से सही है। केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों से अधिक निष्पक्ष हैं। न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ये बात कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान टिप्पणी के तौर पर देखी गई। हालांकि उसके बाद टीएमसी ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का और आज स्पेशल बेंच स्पेशल सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था। और वहीं उन्होंने कहा था कि केंद्र राज्य सरकार कर्मचारियों में भेदभाव नहीं है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई थी, जिस पर फटकार भी लगाती हुई कलकत्ता हाईकोर्ट नजर आ रही थी। इलेक्शन कमीशन का निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना था। ये तमाम जो अहम टिप्पणियां हैं ये कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सामने आई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का चयन सही है, ये मानना है कलकत्ता हाईकोर्ट का। तमाम जो उन्होंने दस्तावेज देखे उसके बाद उन्होंने ये टिप्पणी की थी। केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों से अधिक निष्पक्ष हैं, ये कहना कलकत्ता हाईकोर्ट का है। और ये वो टिप्पणी की जो प्रमुख बातें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आ रहा है। सौरभ लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर सुनवाई तो हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया है ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या बड़ी टिप्पणियां की गई हैं। अब ऐसे में आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई होगी, किन अहम बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि पिछली बातें भी रिकॉर्ड में हैं, उनको भी देखा जाएगा और उसके बाद आगे की सुनवाई बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ बहुत अहम होने वाला है टीएमसी के लिए और साफ तौर पर बंगाल के इस चुनाव को लेकर? गौरव, देखिए, टीएमसी चाहती है कि जो गणना में जो वर्कर्स को नियुक्त किए गए हैं, कर्मचारियों को नियुक्त किए गए हैं, तो उसमें वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से उनको आपत्ति है। और ये शुरू से आप एसआर का मुद्दा पकड़ लीजिए, आप चुनाव प्रोसेस देख लीजिए, और फिर अब गणना में भी टीएमसी कहीं ना कहीं जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एम्प्लॉय हो तो उनको लेकर आपत्ति, नाराजगी है टीएमसी को। लेकिन सवाल ये है गौरव संधा के विभाजन की जो राजनीति है वो पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल मैदान में तो ठीक है, लेकिन उसको लेकर एकदम चुनाव आयोग के जो प्रोसेस है उसमें भी वो वही राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का। कि एक कर्मचारी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपने ड्यूटी निभाने के लिए उनको जो काम दिया जाएगा वो काम करेंगे, लेकिन उनको स्टेट को लेकर, उनके क्रेडिबिलिटी को लेकर, उनकी विश्वासयोग्यता को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसी सवाल को, ये सवाल
जायज नहीं था, इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। कहा था कि चुनाव आयोग को ये पूर्ण अधिकार है कि वो इन लोगों को मतगणना में नियुक्त करे। तो इसको लेकर अभी नाखुश है, अब देखना पड़ेगा उसके सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की अपील को, याचिका को कितना मान्यता देती है। लेकिन आपके आगे पिछले भी जितने सारे टीएमसी के सवाल है एसआईआर को लेकर, उन सारे सवालों में काफी सारे ऐसे घटना घटी है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भी अपना नाराजगी जताया है। उन्होंने कहा जिस तरह से सवाल वहां पे रखे गए हैं, कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा था कि आप जजेस के क्रेडिबिलिटी को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल कोई भी उठा सकता है, लेकिन सवाल उठाकर मुंह के बल गिरना, ये टीएमसी कितना देर तक सह सकती है वो देखना पड़ेगा। और सौरभ, ये कोई पहली बार नहीं है जब टीएमसी ने या फिर कहें कि ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हो। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हमने देखा है कि कई बार कई याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए टीएमसी नजर आई है। संदा हर एक स्टेप में अगर एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए तब भी वो गई थी। फिर जाके जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आया तो तब वो ममता बनर्जी खुद सवाल लड़ने सुप्रीम कोर्ट चली गई। और फिर जाके क्या हुआ, फिर वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के जो लिस्ट को लेकर टीएमसी ने आपत्ति जताई, उसके चलते आज ये चुनाव 30 लाख वोटर्स को बाहर रखकर करना पड़ा। इसका कारण टीएमसी का वो अपील था। अगर तब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की जिस बात को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ये मान लिया था कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो तकनीकी कारण उसको हुआ है, वो ठीक किया जाएगा और लोगों को हैरस ना हो इसके लिए वो देखेंगे, वो परेशान ना हो इसके लिए वो देखेंगे। और वो काम चल ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करके सवाल किए ममता बनर्जी ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को, पूरे 60 लाख को जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में सौंप दिया और कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है। अब दोनों पक्ष में ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ये 60 लाख पूरा गया तो वहीं से तो अब 27 लाख जो ट्राइब्यूनल में था उनमें से कितना हुआ, 1500 का सिर्फ निपटारा हुआ दोनों चरणों में मिलकर। तो बाकी जो लोग बाहर रह गए, इससे जिम्मेदार कौन है? इससे जिम्मेदार तो टीएमसी है। अगर टीएमसी क्या कहती है, टीएमसी जब घोटाले के मामले होते हैं, जब विपक्ष जब याचिका दायर करती है तब कहते हैं कि मेरे हर रिक्रूटमेंट को रोक दिया याचिका दायर करने, और जब खुद की बारी होती है तब बोलती है कि मैंने आप लोगों के लिए गया था। तो ये टीएमसी का जो दोहरापन है, वो जो डबल स्टैंडर्ड है उन लोग टीएमसी का, वो बार बार देखने को मिला है। यही बीजेपी का कहना है और इस बार भी बीजेपी का कहना है कि असल में टीएमसी अपनी ये बीजेपी का दावा है कि बीजेपी मान रही है कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो रहा है और टीएमसी अपना अभी से नैरेटिव सेट कर रहा है कि उनको क्या कहना है। आखिरकार उनको कहीं ना कहीं जाके जो ममता बनर्जी विपक्ष में जब थी तब हर बार कहती थी कि ये वोट में साइलेंट रिगिंग हुआ है, ये वोट चोरी का मामला है, असल में वो बिल्कुल सौरभ, ये पैंतरेबाजी हमेशा से ममता बनर्जी की तरफ से और टीएमसी के जो अलग अलग नेता हैं उनकी तरफ से देखने को मिली है। और ये तब नहीं होता, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता जब वहां पर कानून व्यवस्था बुरी होती है, जब महिलाओं के साथ शोषण हो रहा होता है तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता, तब अपनी ही सरकार को बचाव में आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तब इस तरह के दावे और दाव जो है वो ममता बनर्जी चलती हुई नजर आती है, जो पहले भी देखा गया है और आज भी स्थिति कमोवेश वही नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।